हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार गुप्ता आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो आपके बीच क्लास होने वाला है वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्लास होने वाला है दोस्तों। और ये जो क्लास आपके जो है एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, चाहे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के है तैयारी कर रहे हैं जो भी छात्र है उनके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है क्लास दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, विलंब न करते हुए बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यदि 3/4 के पावर 3 इंटू 4/3 के पावर -7 बराबर 3/4 के पावर 2x, तो x का मान कितना होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 3/4 एक पावर है आपका 3 इंटू 4/3 के पावर -7 बराबर 3/4 के पावर है 2x। अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों कि ये पावर में x का मान तभी निकलेगा जब आधार सेम होंगे तब। तो सबसे पहला नंबर सभी का आधार सेम कर लीजिए। तो आधार सेम करने का अर्थ है कि ये 3/4 है तो ये 3/4 है तो ये भी 3/4 हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो आधार सेम होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, पावर का मान आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, आधार सेम करने के लिए ये 4/3 है, ये भी अगर 3/4 हो जाए तो आधार सबका सेम हो जाएगा दोस्तों। तो आधार सेम करने के लिए आप रूल पढ़े हैं, जैसे ये रूल है कि a/b के पावर अगर कोई मान लीजिए निगेटिव पावर है तो इसको आप इंटरचेंज करना चाहते हैं, यानी b/a लिखना चाहते हैं तो इसको b/a लिख सकते हो। लेकिन ये बात रहे कि जब आप इंटरचेंज इसको करेंगे तो यहाँ पर पावर अगर निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव में बदल जाएगा, अगर पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव में बदल जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर दोस्तों हम इसको चेंज करेंगे तो 3/4 के पावर हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा 3/4 के पावर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस प्रकार 3/4 के पावर क्या हो जाएगा 2x। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, दोनों का आधार सेम है। अगर आधार सेम रहता है, बीच में गुना का निशान हो तो पावर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। यानी आधार सेम होने पर गुना में पावर जुड़ता है और भाग में पावर क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर गुना है तो पावर जुट जाएगा, तो पावर जुट के कितना हो जाएगा 3/4 के पावर 3 और 7 कितना हो जाएगा 10 बराबर होगा 3/4 के पावर कितना 2x। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, आप जानते होंगे कि आधार सेम रहता है और बराबर रहता है। तो आधार अगर सेम रहता है और बराबर रहता है तो पावर आपस में इक्वल टू यानी बराबर हो जाएंगे। यानी ये आपके 3/4 से 3/4 कैंसिल, यानी 2x किसके बराबर 10 के बराबर, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार से पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर 5 हुआ। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि a के पावर b बराबर 125, तो a माइनस b के पावर a प्लस b माइनस 4 का मान क्या होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, हमारे पास दिया हुआ है a के पावर b का मान दिले है 125। तो आप ये बात ध्यान दीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कि 125 आप देखिए किसी का क्या पावर है, किसी का पावर अगर 2 है कि q है कि 4 है कि 5 है कि 6 है, तो आप कहिएगा कि 125 जो है किसी का तो स्क्वायर नहीं है या लेकिन q है। किसका q है, तो आप कहिएगा सर जी 5 का q। यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 5 का q। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए दोनों कथन के हिसाब से देखिए a के जगह क्या है 5 और b के जगह क्या है 3, यानी a का मान हो गया 5 और b का मान हो गया 3। अगर a का मान 5 और b का मान 3 हो गया तो आप बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा था a माइनस b के पावर a प्लस b माइनस 4, तो आप बताइए कि आप a के जगह क्या रख सकते हो। तो आप कहोगे कि a के जगह सर जी 5 रखेंगे, तब आप b के जगह 3, तब 5 में से 3 गया तो कितना 2 के पावर यहाँ हो जाएगा a के जगह 5, b के जगह 3 और यहाँ पर 4। तो इस प्रकार से होगा 2 के पावर 5 और 3 8 में से 4 गया 4 और 2 के पावर 4 का अर्थ होता है 16। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 20% 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, हमने मान लिया कि कोई भी वस्तु है उसका दाम मान लिया कि 100 है,
अब यहां से पहला बट्टा कितना दिया है 20%। बट्टा का अर्थ होता है दोस्तों छूट। पहला छूट 20% है तो देखिए 100 अपने आप में 100%, 20% छूट तो देगा कितना में, तो 80, यानी परसेंट हटाएंगे तो 100, यानी 80/100। दूसरा छूट कितना है 25। तो ध्यान से देखिए एक बार छूट देने के बाद फिर ये अपने आप में 100% हो जाता है। अगर 100% हो जाता है तो दूसरा छूट 25% का है तो देगा कितना में, तो आपको होगा कि 75% में, यानी 75/100। उसके बाद तीसरा छूट है 10% का, तो फिर ये अपने आप में 100% हो गया। 10% का अगर छूट देते हैं तो देंगे कितना में, तो आप कहो कि 90 में, यानी 90/100। यहां से आप निकालोगे तो इसे ही खत्म, ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, 25 × 75, 25 × 4 = 100, 4 से कई मरते में, तो 4 से आपके पास 2 मरते में। इसका मतलब होगा 3 दूना 6, 6 9 54, यानी कहने का मतलब 54 आया। तो 54 क्या आया, तो ये ध्यान रखिए कि 54 आया, 54 का मार दीजिएगा आंसर, नहीं, ये 54 आया। 100 था माने थे, आया 54 छूट देने के बाद, यानी 3 गो अलग अलग छूट देने के बाद 100 से पैसा हो कितना गया 54। इसका मतलब हमको छूट कितना मिला, तो 100 - 54, यानी आप कह सकते हैं 46% का छूट। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है और भी तरीके से बनाया जा सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू के इस्तेमाल से भी बनाए जा सकते हैं, तो उससे भी आप बना लीजिएगा दोस्तों, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यदि cos 43 डिग्री बराबर x/√x² + y² है तो tan 47 डिग्री का मान क्या होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, हमारे पास जो वैल्यू देले है वह cos 43 डिग्री का मान देले है, और ये देले है x/√x² + y², और पूछ रहा है tan 47 डिग्री के बारे में। एक बात ध्यान से देखिए, अगर आप ये देखिए कि cos थीटा बराबर पहले होता क्या है, तो ये होता है आपके पास आधार, अब बटा क्या होता है कर्ण। अब एक बात ध्यान से देखिए दोस्तों कि ये cos 43 डिग्री है, तो ये अगर tan 43 डिग्री ही रहता तो हम आसानी से निकाल लेते, लेकिन यहां पर 43 है, यहां पर क्या है 47 है। तो आप ये कीजिए कि किसी प्रकार से ये 47 43 के फॉर्मेट में बदल जाए। तो ऐसा हो सकता है, तो कहे हाँ सर ऐसा हो सकता है, तो कैसे, तो आप जानते हैं कि tan 90 - थीटा = क्या होता है cot थीटा। इसका मतलब कि tan 47 डिग्री cot कितने डिग्री के बराबर है, तो आप कहिएगा कि सर जी cot जो है यह 43 डिग्री के बराबर होगा, यानी हम कहें कि tan 47 डिग्री का जो मान होगा वह cot 43 डिग्री का मान होगा। इसका मतलब हम 47 tan 47 के जगह cot 43 भी निकाल देंगे तो वही बात होगा। तो आप बताइए हमको cot 43 डिग्री का मान निकालना है, तो आप बताइए सिंपल सी बात कि cot थीटा बराबर होता क्या है। तो आप जानते हैं cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब होता है। इसका मतलब हमारे पास तो आधार है, ये है, लंब अगर निकल जाए तो हमारे पास cot 43 डिग्री का मान निकल जाएगा, और cot 43 डिग्री ही cot 47 डिग्री होगा। तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, हमारे पास आधार ये है और लंब निकालना है, तो देखिए यहां से कर्ण में लंब है कि ना, तो आप कहेगा कि हाँ है, क्यों, क्योंकि कर्ण बराबर होता है √ लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहां पर ये अगर आधार है तो ये क्या होगा लंब होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आधार हो जाएगा हमारे पास x और लंब हो जाएगा क्या चीज y। इस प्रकार इसका आंसर होगा x/y। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यदि 5 के पावर √x + 12 के पावर √x बराबर 13 के पावर √x हो तो x का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों हमारे पास जो बोला है कि 5 के पावर √x + 12 के पावर √x बराबर 13 के पावर √x, तो x का मान क्या होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन के सहारे से भी बना सकते हो जल्दी। ऑप्शन जो है वो ऑप्शन पुट कीजिए x के जगह ऑप्शन पुट करने के बाद जो भी आपके पास समीकरण जो है इक्वल करेगा दोनों समीकरण को, वो आपका आंसर होगा। एक तो तरीका होगा। दूसरा देखिए ये बनता कैसे है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो है क्वेश्चन वह एक समकोण त्रिभुज के आधार से आपका ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आप समकोण त्रिभुज में पढ़े हैं कि क्या चीज पढ़े हैं 3 4 5, यानी अगर लंब आधार 3 है 4 है तो कर्ण क्या होगा 5 होगा। इस प्रकार से आप पढ़े हैं 5 12 13, इस प्रकार से पढ़े हैं ना। तो ये बताइए ये क्या होगा, तो आप कहिएगा कि सर जी आप पढ़े हैं
कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू होता है किसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस बराबर 13 का स्क्वायर। तो ये देखिए, अब आपकी देखिए इस दोनों से तुलना कीजिएगा दोस्तों, तब 5 के 5 है, 12 के 12 है और 13 के जगह 13 है, और यहाँ रूट एक्स के जगह क्या है, 2 है, 2 है, 2 है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि ई रूट एक्स किसके बराबर होगा, 2 के। इसका मतलब रूट एक्स अगर 2 के बराबर है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, रूट है तो उधर क्या चलेगा स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना परसेंट है। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें 1 ग्राम में है और 1 किलोग्राम में है। तो सबसे पहला नंबर आप क्या कीजिए, यूनिट को सेम कीजिए। यूनिट का सेम करने का मतलब है कि ग्राम है तो दोनों ग्राम में रहना चाहिए, अगर किलोग्राम है तो दोनों किलोग्राम में होना चाहिए। तो यहां पर 1 ग्राम है 1 किलोग्राम है, तो पहले यूनिट सेम कर दीजिए। तो यूनिट सेम करने के लिए जब भी आपको बदलना पड़े तो बड़ा पार्ट को छोटा पार्ट में बदलिएगा। तो यहां पर ग्राम और किलोग्राम में बड़ा पार्ट कौन है, किलोग्राम, तो इसको ग्राम में बदल दीजिए। तो इसको ग्राम में बदलिएगा तो ये क्वेश्चन हो क्या जाएगा कि 72 ग्राम और 3.6 किलोग्राम का मतलब हो जाएगा 3600 ग्राम का कितना परसेंट है, यही क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर इसको हम बेसिक तरीका से बनाना चाहे आपको समझाने के लिए, तो पहले ध्यान से उसको समझिए। देखिए 3600, तो देखिए दोनों का यूनिट सेम है, तो सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 3600 का मतलब गुना कितना परसेंट, तो हम मान लीजिए 1% हटाएंगे तो 100, एक कर मान दे कितना 72। तो इस प्रकार से 2 जीरो से 2 जीरो, 36 से क्या मरते में 2 मरते में, तो x का वैल्यू कितना 2, यानी क्या परसेंट होगा 2%। ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सबसे पहला नंबर आप देखिए कि यूनिट सेम है कि नहीं। अगर यूनिट सेम है, देखिए ये ग्राम है तो ये भी ग्राम में कन्वर्ट किए हुए हैं। अगर यूनिट सेम है तो जिस पार्ट में का लगल है उस पार्ट को आप नीचे रखिए, जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर रख दीजिए। तो पूछ क्या रहा है 72 के बारे में, तो 72 ऊपर, आप परसेंट बदलने के लिए क्या होता है 100। तो इस प्रकार से 2 जीरो से 2 जीरो, 36 से 2 मरते में, तो इसको डायरेक्ट आप ऐसे भी बना सकते हैं 2%। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। उनका मूल्य जो है 5:3:1 के अनुपात में है। तदनुसार उन सिक्कों की संख्या क्या है। ध्यान से देखिए दोस्तों, आपके पास जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया किसका है, तो मूल्य का। तो आपके पास पहले वैरायटी लिख लीजिए। तो वैरायटी है 50 पैसा, उसके बाद है 25 पैसा और उसके बाद है आपके पास 10 पैसा। ये वैरायटी है और इसका किसका रेशियो दे लेता है, तो मूल्य। मूल्य का मतलब आ गया वैल्यू, यानी मूल्यों का अनुपात जो है वो आपके पास है 5, तो 5x, ये 3x और ये 1, तो 1x। अब आपके पास देले क्या है, तो 480 क्या है, सिक्के है, यानी 480 क्या है, सिक्के, यानी सिक्कों की संख्या कितनी है 480। तो एक बात ध्यान से देखिए, ये सिक्कों की संख्या यानी ये संख्या है और ये मूल्य है। तो ये बात ध्यान से देखिए, मूल्य कभी संख्या के बराबर नहीं होगा और संख्या कभी मूल्य के बराबर नहीं होगा। मूल्य मूल्य के बराबर करके मान निकाल सकते हैं और संख्या को संख्या के बराबर करके मान निकाल सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों कि ये संख्या है, तो सबसे पहला नंबर मूल्य से आप संख्या का रेशियो निकालिए। तो संख्या का रेशियो कैसे निकालिएगा दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिए, मूल्य, मूल्य मतलब 5x मतलब 5 रुपया। 5 रुपया सिर्फ अठन्नी है। तो आप बताइए गिनती से कई अठन्नी 5 रुपया। तो आप कहिएगा कि सर जी 10 अठन्नी कै रुपया 5 रुपया। तो यहां पर संख्या में गिनती से अठन्नी कितना हो जाएगा 10x। आप कहिए कि संख्या ही क्यों निकालना है दोस्तों, तो क्योंकि हमारे पास 480 क्या है, सिक्के है, सिक्के की संख्या, इसीलिए संख्या का हम निकाल रहे हैं। अब आते हैं 25 पैसा वाला। तो 25 पैसा वाला में कै गो रुपया है, तो 3 रुपया। मूल्य मतलब रुपया, 3 रुपया खाली 25 पैसा यानी खाली चरन्नी है। तो आप बताइए कै चरन्नी 3 रुपया होगा, तो 4 चवन्नी मिलकर 1 रुपया होता है ना। तो आप बताइए कै चवन्नी मिलकर 3 रुपया, तो आप कहिए सर जी 12 चवन्नी मिलकर 3 रुपया। इसका मतलब चवन्नी की संख्या यहां पर कितना हो जाएगी 12x। अब आते हैं x मतलब 1 रुपया। 1 रुपया खाली 10 पैसे है। तो आप बताइए कै 10 पैसे मिलकर 1 रुपया बनता है, तो आप कहिए कि 10 पैसे मिलकर 1 रुपया। इस प्रकार से यहां पर 10 पैसा की संख्या कितना हो गया
10x। इस प्रकार आपके पास जो सिक्के थे, सिक्के मतलब संख्या थे, संख्या का रेशियो निकल गया। तो आपके हिसाब से संख्या कितना, तो 10, 12 और 10, यानी 10, 10, 20 और 12 कितना, 32। तो 32x की वैल्यू ये है। तो 32 तो काट दीजिए, 32 से आपके पास क्या मरते हैं, इसको काट दो, 16 दूना 32, 16 48 और 2 से क्या मरते हैं, 15 मरते हैं, यानी x की वैल्यू कितना आया, 15। अब पूछ क्या रहा था, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो संख्या पूछा था, तो संख्या तो ये ना है, तो इसका कितना हो जाएगा, 10x की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो x की वैल्यू 15, तो ये होगा 150। और एकड़ पूछेगा तो एकड़ कितना निकल के आ जाएगी, 15 गुने 12 यानी 180। और एकड़ पूछेगा तो एकड़ हो जाएगा 15 गुने 10 यानी 150। इस प्रकार इसका आंसर 150, 180 और 150 होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ए तथा बी का कार्य मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया, तब ए ने शेष कार्य 20 दिन में पूरा किया। तदनुसार बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, हमारे पास ए और बी जो है दोनों मिलकर क्या दिन में कर सकता है, 30 दिन में। अब हुआ क्या चीज कि ए बी 30 दिन में कर सकता है, लेकिन किया क्या दिन दोनों मिलकर, 20 दिन। तब 20 दिन किया तब बच कितना जाएगा काम, तो ए और बी का बच जाएगा जो है 10 दिन का काम, यानी शेष कार्य जो बचा वह ए और बी का 10 दिन का काम बचा। और यही 10 दिन का काम ए जो है कै दिन में किया है, 20 दिन में किया है। तो हम मान लेते हैं ए का क्षमता ए और बी का क्षमता बी, और इन्होंने जो बचा हुआ पार्ट है वह कै दिन का काम बचा हुआ है, 10 दिन का काम। और यही काम ए जो है किया कितना दिन में, 20 दिन में। इस प्रकार से शेष कार्य ए और बी का जो बच गया 10 दिन का काम, और यही शेष काम ए जो अकेले किया क्या दिन में, 20 दिन में। तो दोनों काम तो एक ही काम है, तो दोनों काम आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहां से अगर निकालते हैं तो 10 से 2 मरते में, यानी a प्लस बी बराबर होगा 2a, यानी b, और ये a उधर जाएगा तो 2a में से ये बराबर क्या हो जाएगा, b। इसका मतलब a बराबर b का मतलब हुआ कि जितना क्षमता a का है उतना ही क्षमता किसका है, b का है। तो आपको ये बात मालूम होगा दोस्तों कि किसी का भी आपका क्षमता दिया हुआ है और उसका समय दिया हुआ है, तो टोटल वर्क होता है समय इंटू क्षमता, समय इंटू क्षमता, यानी समय में उसके क्षमता से गुना कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो टोटल वर्क जो हमारे पास होगा वो आपके पास होगा टोटल वर्क क्या, तो समय इंटू क्षमता। अब दोनों का क्षमता बराबर है, तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब 1, ये नहीं है, इसका मतलब 1, यानी बी का मान भी 1 और ए का मान भी 1। अब बताइए ये समय किसका था, तो ए और बी दोनों का, यानी दोनों मिलकर 30 दिन में समाप्त किया। तो दोनों मिलेगा तो एगो ही काम करेगा, एगो ही काम करेगा। तो दोनों मिलकर एक दिन में क्या काम करेगा, तो 1 1 2 काम, और कई दिन में समाप्त किया, 30 दिन में। तो इस प्रकार टोटल काम कितना होगा, 30 इंटू 2, यानी टोटल काम हो जाएगा कितना, 60 काम। और ये जो है टोटल काम 60 किसको करना है, तो सिर्फ करना है किसको, बी को अकेला। तो बी का क्षमता कितना है, 1, और टोटल काम करना है 60। तो बताइए कोई आदमी एक काम एक दिन में करता है तो 60 काम कितना दिन में करेगा, 60 दिन में। तो इस प्रकार बी का जो होगा टोटल वर्क जो ये आपका होगा अकेले करने में क्या दिन लगेगा, 60 दिन। दोस्तों इस प्रकार आज का जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया गया है दोस्तों, वो पहला बार जो है एकदम मीडियम लेवल का क्वेश्चन करवाया गया है। धीरे धीरे हम ये क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे हम इंक्रीज करेंगे, यानी बढ़ाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का क्लास आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अगर आज का क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।